हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस नए स्टडी वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में। ये क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज के इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर का वन शॉट कराने वाले हैं और इतना आसान तरीके से आपको समझा देंगे कि अगर आपने अभी तक इस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको 100% समझ में आएगा। और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज की इस वीडियो में आपको बता देंगे, जो कि काफ़ी अच्छे खासे नंबर में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में पूरा अच्छे से इस चैप्टर का A to Z खात्मा करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आपका है प्रकाश। सबसे पहले प्रकाश क्या होता है इसके बारे में समझिए, यानी कि प्रकाश होता क्या है ये समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर समझिए प्रकाश यानी कि क्या बोलते हैं, प्रकाश को हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट, ठीक है ना। तो प्रकाश क्या होता है सबसे पहले ये समझिए। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश भाई साहब एक ऊर्जा होती है। ऊर्जा यानी कि एक एनर्जी होती है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, वही हमारा प्रकाश कहलाता है। क्या हमने बोला कि प्रकाश एक ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। ऊर्जा कहने का मतलब जैसे हमारे शरीर में पेशीय बल या पेशी ऊर्जा होती है, लाइन जो आती है उसको हम विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा का मतलब कि जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं उसी को ऊर्जा कहते हैं। तो प्रकाश भी मानी गई है कि एक ऊर्जा ही है, क्योंकि इसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, यानी कार्य किया जा रहा है। और कार्य किया जा रहा है तो ये क्या हो जाएगी? ऊर्जा हो जाएगी। तो प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यही हमारा प्रकाश का डिफिनीशन हो गया। अब चलिए प्रकाश हमने देख लिया। अब प्रकाश देख लिया तो प्रकाश हमने देख लिया। तो प्रकाश की एक होता है कि गुण यानी कि क्वालिटी। आप जानते हो सबकी क्वालिटी होती है, मतलब आपकी भी क्वालिटी है, हमारी भी कुछ क्वालिटी है। तो उसी तरीके से प्रकाश के पास भी अपनी क्वालिटी है। कौन सी क्वालिटी है आइए देखते हैं। तो प्रकाश के जो है कुछ गुण हैं उसको समझेंगे। प्रकाश के गुण, क्वालिटीज ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं सबसे पहले समझिए। प्रकाश का तो सबसे पहला गुण है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है और लेकिन उसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती है। सबसे पहला तो गुण ये हो गया। आप प्रकाश को कभी देखे हो? नहीं देखे हो, लेकिन प्रकाश जब उपस्थित होता है यानी कि प्रकाश जब होता है तभी आपको वस्तुएं दिखाई देती है। यानी कि जो आपका बोर्ड दिखाई दे रहा है ये प्रकाश की उपस्थिति में ही दिखाई दे रहा है। अगर लाइट बंद कर दिया जाए तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। तो क्या पहला इसका गुण हो गया, क्वालिटी हो गया कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक, ये पहला इसका गुण हो गया। उसके बाद इसका दूसरा जो गुण हो जाएगा कौन सा हो जाएगा कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों की एक खास बात होती है कि उनको गमन करने के लिए यानी कि चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब आप बोलोगे कि मतलब गमन क्या होता है, माध्यम क्या होता है? तो जैसे आप जानते हो नाव जो चलती है तो नाव को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम वो क्या होता है? आपका पानी होता है। साइकिल मोटरसाइकिल को चलने के लिए माध्यम की किस माध्यम की आवश्यकता होती है? वो माध्यम होता है सड़क। तो उसी प्रकार से जो होता है प्रकाश, इसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है। ये किसी भी माध्यम में चल सकता है। ये नहीं है कि हवा में ही चलेगा, पानी में ही चलेगा, ऐसा नहीं है। किसी भी माध्यम में ये चल सकता है। तो इसी का ये गुण हो गया कि प्रकाश यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग होने के कारण विद्युत चुंबकीय तरंग होने के कारण यह किसी भी माध्यम में चल सकता है। क्या चल सकता है? किसी भी माध्यम में। इसके लिए कोई माध्यम बांड नहीं है, ठीक है ना। किसी भी माध्यम में चल सकता है, जैसे निर्वात में भी चल सकता है, ठीक है ना, माध्यम में चल सकता है। चलिए ये रहा हमारा दूसरा इसका क्वालिटी। अब देखिए तीसरी क्वालिटी देखते हैं। तीसरी क्वालिटी ये है कि प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि ये जब भी चलेगा सीधी रेखा में चलेगा। प्रकाश किस रेखा में चलता है? सीधी रेखा में चलता है, ठीक है ना, सीधी रेखा में गमन करता है। ये नहीं कि प्रकाश ऐसे नहीं चलेगा, प्रकाश जब भी चलेगा आपका इस तरह से सीधी रेखा में चलेगा। तो इसका एक और क्वालिटी ये हो गया। और चौथा नंबर क्वालिटी है कि प्रकाश का वेग निर्वात में यानी कि जहाँ पर हवा नहीं होती है वहाँ पर यहाँ पर मेज़र किया गया है 3 × 10⁻18 मीटर पर सेकेंड।
इतना मेजर किया गया, सबसे हाईएस्ट मतलब ये प्रकाश की चाल उसमें होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसलिए हाईएस्ट होती है कि निर्वात में कण होते नहीं या कण के कारण प्रकाश टकराता नहीं कहीं पर, जिसके कारण सबसे हाईएस्ट वहाँ पर क्या होता है, चाल होता है प्रकाश का। तो ये 4 क्वालिटी हो गई प्रकाश की। अब चलिए आगे की टॉपिक देखते हैं। अब चलिए हम देखते हैं प्रकाश के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसको भी समझिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे 2 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। कैसे आसान है तो देखिए, इसको हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि जब प्रकाश जो होता है, जब प्रकाश एक चिकने सतह पर पड़ता है, जब प्रकाश चिकने सतह पर पड़ता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आप बोलोगे कैसे, तो देखिए मान लीजिए कि ये चिकना सतह ये मिरर हो गया, यानी कि ये जो हो गया, हम पीछे से कलई कर दे रहे हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, शीशा हो जाएगा, ठीक है ना, शीशा हो जाएगा। अब देखिए, अब प्रकाश यहाँ पर पड़ेगा, ये चिकना सतह होता है, जानते हैं कि शीशा चिकना होता है, शीशा पर जो होता है लाइट पड़ता है तो रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से प्रकाश चलेगा तो इस प्रकार से अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएगा। यानी यही प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा हो गया। क्या हो गया कि जब प्रकाश किसी चिकने सतह पर टकराता है तो वह अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कितना आसानी से हमने समझा दिया, डायग्राम से आपको समझना है। कैसे कि जब प्रकाश किसी चिकने सतह पर टकराता है तो वह अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। अब इतना समझ में आ गया तो इस डायग्राम को भी बनाना होगा इसके साथ ही, तभी आपके 2 नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पर इसका नाम भी लिख देना होगा। तो इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है ना, आपतित किरण, आपतित किरण, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। इंसिडेंट रे आई से दर्शा देते हैं, तो इसको भी लिख दीजिएगा सेम इसी प्रकार से जैसा बता रहा हूँ। और इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और इसको हम किससे दर्शाते हैं, आर से, यानी कि रिफ्लेक्टिव रे। इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है और इस प्रकार से अगर आप बनाओगे तो आपके 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, डायग्राम के साथ बनाइए। तो इस प्रकार से बनाओगे तो 2 नंबर आपके आराम से मिल जाएंगे। अब देखिए इतना हमने समझ लिया। अब इस पर यहीं पर समझ लीजिए, प्रकाश के परावर्तन हो गया। अब प्रकाश का परावर्तन हो गया तो इसके कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे आपके स्कूल में कुछ नियम बनाए गए हैं कि उसी नियम को आपको फॉलो करना है, उस नियम का आप उल्लंघन नहीं कर पाओगे। आपका भी कुछ नियम होगा, देश को चलाने के लिए नियम बनाए गए। तो सेम उसी प्रकार से प्रकाश के परावर्तन के भी कुछ नियम हैं। कौन कौन से नियम है समझिएगा। प्रकाश परावर्तन के नियम, देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, ये नियम है। इसी डायग्राम से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, या फिर इस डायग्राम को मैं इरेज कर दे रहा हूँ। इसके लिए था, अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अब से समझिएगा। परावर्तन का नियम ये कहता है, देखिए इसी प्रकार से ना हो रहा था परावर्तन, इसी प्रकार से हो रहा था, ये शीशा हो गया, इस प्रकार से परावर्तन हो रहा था, ठीक है ना। ये इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्लेक्टिव रे थी। अब देखिए, अब ये इस प्रकार से हो गया ना, तो इसमें आपको बोलना है कि प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा बीच में डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी कि एक ही तल में रहेंगे, ठीक है ना। ये पहला आपका नियम हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा बीच में डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये अभिलंब जो डाला गया है, इसको इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, इसलिए डाला जाता है ताकि इसके बीच का एंगल और इसके बीच का एंगल इसी से मापा जा सके। तो ये पहला आप नियम लिख दीजिए कि आपतित किरण, आपतित किरण, किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। किस तल में, एक ही तल में, ठीक है ना।
तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए 2 नंबर कहता है, दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर इसका नियम ये है कि आपतन कोण, ये आपतित किरण द्वारा बनाए अभिलंब के साथ बनाए कोण को आपतन कोण बोलते हैं, और परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाए कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। तो देखिए इसमें अब क्या हो जाएगा कि आपतन कोण यानी कि ये आई है तो इसको हम एंगल आई से दर्शाते हैं, ठीक है ना, एंगल आई से दर्शाते हैं। और परावर्तन कोण इतने दूर को हम किससे दर्शाते हैं, ये आर है तो एंगल आर से दर्शाते हैं। तो यही खास बात ये है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप तो जानती हो जितना पर आएगा उतना पर ही जाएगा, तो ये बराबर होगा ही, बीच में अभिलंब खींचेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि आपतन कोण, ठीक है ना, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण को किसको हमने बताया, एंगल आई से बराबर होता है परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण यानी कि एंगल आर के। ये ही आपको समझना था। ये प्रकाश के बारे में आपको मैं अच्छे से बता दिया, प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन के नियम। बिल्कुल इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिएगा। काफ़ी आसानी से आपको समझा दिया, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब हमने प्रकाश के बारे में टोटली पढ़ लिया कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। ये अपवर्तन वाला थोड़ा बाद में चलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। आप तो जानती हो जिस भी वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा उसका प्रतिबिंब अवश्य बनेगा। जैसे हमारे पर प्रकाश पड़ रहा है तो इस पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका प्रतिबिंब ना बनता हो। वैसे कहा जाता है कि भूतों का प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो ये मिथ है, ये सारी चीज़ें हमें ना पता। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब, भाई साहब प्रतिबिंब यानी कि अपना जिसको हम इमेज बोलते हैं। इमेज किसको कहते हैं, प्रतिबिंब इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इमेज, ठीक है ना, इमेज बोलते हैं। अब देखिए प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए जब भी जहाँ पर भी 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें काटेगी वह वहीं पर बनता है। इसका डिफिनीशन भी यही हो जाएगा कि वह स्थान जहाँ पर 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती है उस वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और वही प्रतिबिंब कहलाता है। ऐसे आप करके लिख सकते हो, ठीक है ना। जहाँ पर 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अच्छे से इस तरीके से आप इसका डिफिनीशन लिख ले जाओगे। अब देखिए कैसे, ये मान लीजिए कि यहाँ पर एक वस्तु है, ठीक है ना, ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है। अब देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें काटेगी। अब मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश किरणें ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर कोई प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, ठीक है ना, और कोई ऐसे जा रही है, और बहुत सारी प्रकाश किरणें मान लीजिए कि यहाँ पर कट कर दी। तब मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारी प्रकाश किरणें 2 से अधिक प्रकाश किरणें काटेगी तो यहीं पर इस छोटुआ का इमेज बन जाएगा। इस छोटुआ का इमेज कहाँ पर बनेगा, यहीं पर बनेगा, ठीक है ना, यहीं पर। अब बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा ये तो हम आगे पढ़ेंगे, कब बड़ा बनता है प्रतिबिंब, कब छोटा बनता है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। बस ये आप समझिए कि जब जहाँ पर भी 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें काटेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चलिए अब प्रतिबिंब हमने पढ़ लिया, तो अब प्रतिबिंब पढ़ लिया तो प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं। प्रकार कौन कौन से होते हैं, प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं, समझिएगा। प्रतिबिंब जो होता है यानी कि इमेज, इसके 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार आपका होता है वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है ना। और दूसरा हमारा होता है कौन सा, आभासी प्रतिबिंब, जैसा मैंने बताया भूतों वाला, ठीक है ना, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है इसमें होता क्या है कि प्रकाश किरणें वास्तव में कहीं ना कहीं पर काटेंगी। जहाँ पर वास्तव में प्रकाश किरणें काटती हैं वहीं पर हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जहाँ पर काल्पनिक प्रकाश किरणें काटेंगी वहाँ पर हमारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब की एक क्वालिटी होती है कि इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर इसको हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को, ठीक है ना, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन आभासी प्रतिबिंब भाई साहब ये आभास किया जा रहा है, महसूस किया जा रहा है, तो इसको हम कैसे पर्दे पर प्राप्त करेंगे? इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है पीछे, ये वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, जिस कारण इस पर प्रदर्शित हो रहा है। जब आभासी रहता तो नहीं हो पाता। अभी आगे बताएंगे कि कब कहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कब कहाँ आभासी प्रतिबिंब बनता है। जब हम दर्पण के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको क्लियर करेंगे। अभी इसकी एक और ख़ास बात होती है, इसकी खास बात ये होती है कि ये जो होता है हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। आप जैसे जानते हो कि आँख में भी प्रतिबिंब जो होता है उल्टा बनता है, आप सुने होंगे, पढ़े होंगे, और दिमाग उसको सीधा कर देता है। तो आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा बनता है, और ये प्रतिबिंब जो होता है हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। ठीक है ना, ये हमेशा सीधा बनता है। तो ये आपने अच्छे से समझ लिया। अब चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। अब हमने प्रतिबिंब के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो दर्पण में सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला दर्पण हमारा आता है समतल दर्पण, जो एकदम फ्लैट होता है, जैसे शीशा होता है, वो समतल दर्पण कहलाता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्या उसकी क्वालिटी क्या होती है, वो पढ़ेंगे। तो देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की क्या क्या क्वालिटी है, आप अच्छे से एकदम फील करवा के आपको पढ़ा देंगे। देखिए कैसे। समतल दर्पण में सबसे पहला प्रतिबिंब बनने का क्वालिटी यह है कि समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा ये एकदम बिल्कुल सीधा बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा, सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा। तो समतल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है? सीधा ही बनता है। ठीक है ना, सीधा बनेगा। ठीक, उसके बाद दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर ये बनेगा कि वस्तु जिस आकार की होगी, वस्तु जिस आकार की होगी उसी आकार का समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। यानी कि वस्तु के आकार का ही, वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, प्रतिबिंब बनता है। वैसे अगर आप अगले जो दर्पण पढ़ोगे ना, यहाँ पर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उसमें ये आकार में चेंजेज होता है, लेकिन इसमें क्या है समतल दर्पण में कि इसमें वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनेगा। अब 3 नंबर पॉइंट आपका क्या कहेगा? 3 नंबर में होता क्या कि वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर बनता है। ठीक है ना, वस्तु दर्पण से जितनी दूरी होगी, वस्तु दर्पण से जितनी दूरी होगी, जितनी दूर होगी प्रतिबिंब भी उतना ही दूर होगा। ठीक है ना, प्रतिबिंब भी उतना ही दूर होगा। वस्तु दर्पण से जितनी दूर होगी प्रतिबिंब भी उतना ही दूर पर बनेगा दर्पण में। ठीक, अब चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर क्या कहता है कि समतल दर्पण में जो होता है पार्श्व परिवर्तित होता है, पार्श्व परिवर्तन। ठीक है ना, पार्श्व परिवर्तन कहने का मतलब कि आप देखे होंगे जैसे यहाँ पर कुछ अगर लिखा होता है यहाँ पर, तो आप दर्पण में जाकर देखोगे तो उल्टा दिखाई देगा। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब। तो ये समतल दर्पण की खास बात होती है कि इसके सीधे जो अक्षर लिखे होंगे उसको उल्टा करके दिखाएगा। पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब उसमें बनता है। ठीक है ना, तो इसको लिख दीजिएगा, पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब। ये अपने दोस्तों से आप पूछ भी सकते हो कि उसको हम क्या बोलते हैं जो प्रतिबिंब बनता है, तो उसको नहीं बता पाएंगे तो आप बताइएगा कि पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारे समतल दर्पण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हो गई, इनको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए अगला टॉपिक अब देखते हैं। टॉपिक जो है आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर चीज़ें पूछी जाती हैं। ये जो चैप्टर है इसका वेटेज आपका काफ़ी अच्छा खासा है और इससे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है गोलीय दर्पण। ठीक है ना, क्या आता है भाई साहब? आता है हमारा गोलीय दर्पण। ठीक है ना, गोलीय दर्पण हम क्या बोलते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, इसको हम क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण बोलेंगे।
कैसा दर्पण कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। मान लीजिए कि ये जो पृष्ठ है ये परावर्तक पृष्ठ है, इसको हम कलई नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये परावर्तक पृष्ठ है, ये पृष्ठ गोलीय हो और ये कलई किया हुआ हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। आसानी से आपने समझ लिया। अब यहीं से आपका मेन स्टार्ट होता है, इसको हम थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, तब यहाँ पर अच्छे से आपको समझाएंगे। अब यहाँ पर गोलीय दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। अब यहाँ पर इस पर लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट होगी। अब गोलीय दर्पण पढ़ लिया। गोलीय दर्पण से ही ये जो दो आपके हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये दोनों इसी से बने हैं, ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण के प्रकार में ही आते हैं। सबसे पहला आपका आता है उत्तल दर्पण, ठीक है ना। उत्तल दर्पण क्या आता है, उत्तल दर्पण। और दूसरा आता है आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अब इसको काफ़ी आसानी से मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, काफ़ी आसानी से आपको समझाऊंगा। देखिए उत्तल दर्पण किसको बोलते हैं और अवतल दर्पण किसको बोलते हैं। तो उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। सेम इसी को काट करके बनाया गया है। देखिए ये गोलीय दर्पण है ना, तो इसी को काट करके बनाया गया है। ये गोलीय दर्पण है, अब इसी को यहाँ से काट दिया गया है, ऐसे काट दिया गया है, ठीक। तो ये ऐसे काट दिया जाएगा तो ये यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ से हट जाएगा और इस वाले पार्ट को क्या कर दिया जाएगा, कलई कर दिया जाएगा। तो ये हमारा तो ये इसका यही डिफिनेशन है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपका, इस प्रकार से इधर का कलई हो जाएगा और ये वाला पार्ट परावर्तक भाग हो जाएगा। ये हमारा गोलीय दर्पण हो गया। देखिए गोलीय दर्पण का सेम यही जो होता है, कौन सा, यही डायग्राम होता है, इसको आप भूलिएगा मत। अब देखिए अवतल दर्पण की हम बात करें, इसी को काट करके ये भी बनाया गया है। तो इसमें देखिए, इसमें ये होगा कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ दबा हुआ हो, ठीक है ना, अंदर की तरफ दबा हुआ हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ दबा हुआ हो उसको हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं, ठीक। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया और ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया, ठीक। उत्तल दर्पण की खास बात ये होती है कि ये प्रकाश को फैलाता है। यहाँ पर प्रकाश फैलेगा, यहाँ पर पड़ेगा तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। और इसकी खास बात ये होती है कि प्रकाश को एक जगह एकत्र करता है। तो इसको आपने अच्छे से समझ लिया। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अब देखिए हम देखेंगे अवतल तथा उत्तल दर्पण के उपयोग। ये भी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के कौन कौन से उपयोग है उसको हम देखेंगे, ठीक है ना। उत्तल दर्पण के उपयोग, तो देखिए उत्तल दर्पण के कौन कौन से उपयोग हैं। देखिए सबसे पहला उत्तल दर्पण का उपयोग ये है कि डॉक्टर क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग कर, जैसे कान में देखना है तो कान में एक जगह पर तो प्रकाश नहीं डालना पड़ेगा, पूरा फैलाना पड़ेगा, जिस कारण ये उत्तल दर्पण का वहाँ पर प्रयोग करते हैं। और वहाँ पर प्रकाश जब डालते हैं तो पूरा चीज़ अच्छे से वहाँ पर दिखाई देती है। तो ये हमारा उत्तल दर्पण का एक उपयोग हो गया कि डॉक्टर जो होते हैं कान को भली प्रकाश से अच्छे से देखने के लिए या फिर आँख को उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें लाइट विस्तृत हो जाती है, फैल जाती है, तो पूरा अच्छे से दिखता है, ठीक। और एक और यहाँ पर इसका उपयोग हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, डॉक्टर कान आँख देखने के लिए कहते हैं, भली प्रकाश देखने के लिए कहते हैं। ठीक ना, अब लिख दीजिएगा क्योंकि इसमें प्रकाश विस्तृत होता है जिसके कारण सभी चीज़ें अच्छे से दिखाई देती है। उसके बाद दो नंबर में क्या होता है, जो भी हेडलाइट, जो भी रोड की लाइट होती है, रोड की लाइटों में यहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखे होंगे रोड की लाइट ऐसी लगाई जाती है कि पूरा रोड पर वो प्रकाश फैले। ये नहीं कि ऐसे झुका कर लगाई जाती है, तो ये नहीं कि एक ही जगह पर प्रकाश आए ना, पूरा रोड पर उसका प्रकाश फैले। इस कारण यहाँ पर रोड पर किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर रोड लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
उसके बाद जो भी दूर की वस्तुएं होंगी उसको छोटा देखने के लिए, मतलब कि ये जो आपका गाड़ी का जो होता है क्या बोलते हैं, साइड मिरर। साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में, साइड मिरर में, मिरर या मिरर ही लिख देते हैं, मिरर में इसका प्रयोग होता है। क्योंकि इसकी खास बात ये होती है, ये खास बात होती है कि ये बड़े से बड़े वस्तु को छोटे आकार में दिखाता है। तो आप देखे होंगे गाड़ी का जो साइड होता है, साइड का मिरर, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि ज़्यादा क्षेत्र को ये कवर कर लेता है। तो दूर की भी, जितना भी दूर की चीज़ें रहेंगी, जितना भी पास की चीज़ें रहेंगी, उसे छोटा करके एक इतने से चीज़ में ही, इतना सा ही बड़ा मतलब शीशा होता है, उसी में सारी चीज़ें दिखा देता है। क्योंकि इसकी खासियत ही होती है कि बड़ी चीज़ों को छोटा दिखाता है। अब चलिए हम अगला टॉपिक देखते हैं, अवतल दर्पण के उपयोग, ठीक है ना। चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं, उसको देखते हैं। काफ़ी आसान है अवतल दर्पण का भी उपयोग। देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला उपयोग इसका जो किया जाता है वो किया जाता है टॉर्च लाइट में। किस में? टॉर्च लाइट में, ठीक है ना। टॉर्च लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। इससे क्या होता है कि वो प्रकाश को एक जगह पर एकत्रित करता है, कुछ इस प्रकार से। एक जगह पर आप देखते ही होंगे कि टॉर्च का जो लाइट होता है एक जगह पर प्रकाश को फोकसित करता है। और लाइट में आप देखे होंगे ऊपर का एक जो मतलब मिलता है, ऊपर का क्या बोलते हैं, एक शीशा टाइप का होता है, कांच टाइप का। बहुत लोग बोलते हैं कि वो लेंस होता है, लेकिन वो लेंस नहीं होता है, एक नॉर्मल फाइबर का होता है, वो लेंस नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि उसी कारण प्रकाश एक जगह पर रुकता है, नहीं, उसके अंदर देखेंगे तो एक गोल टाइप का परावर्तक टाइप का दिया जाता है, उसी को हम, वही अवतल दर्पण होता है, जिसके कारण प्रकाश जो होता है एक जगह पर एकत्रित होता है, जिसके कारण बहुत दूर तक की वस्तुएं आपको दिखाई देती है। और उसके बाद दूसरा नंबर आपका आता है दाढ़ी बनाने में। दाढ़ी बनाने में नाई जो होते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए या फिर हेयर कटिंग करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें चीज़ें बड़ी बड़ी दिखाई देती है और जिसके कारण लोग देख पाते हैं अच्छे तरीके से। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण के दो उपयोग हो गए। अब चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, दर्पण में कुछ प्रयोग। अब देखेंगे दर्पण में प्रयोग होने वाले कुछ शब्द, जैसे आपने देखा होगा दर्पण में होता है मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। मुख्य अक्ष क्या होता है, इसके सारी चीज़ें इसको हम समझेंगे कि ये क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो देखिए सबसे पहला आपका आता है, क्या आता है, दर्पण का आता है ध्रुव। दर्पण का आता है सबसे पहले ध्रुव, इसको समझेंगे। तो देखिए दर्पण का ध्रुव क्या होता है, समझिएगा इस डायग्राम से। ये कोई सा भी डायग्राम आप मान सकते हो, चाहे उत्तल दर्पण चाहे अवतल दर्पण, किसी से भी आप अच्छे से समझ लेना। दर्पण का ध्रुव किसको बोलते हैं, इसको एम बोलते हैं, ठीक है ना, एम और एन। देखिए बोलेंगे दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो दर्पण के द्वारा एम एन के बीच के दूरी को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, जिसको हम पोल बोलते हैं, पोल। इसको हम किससे दर्शाते हैं, यहाँ पर ये होता है, इसको हम पी से दर्शाते हैं, ठीक। दर्पण के द्वारा एम एन के बीच के दूरी को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। तो ये एक मतलब याद रखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका आता है वक्रता केंद्र, ठीक है ना, वक्रता केंद्र। अब बताइए वक्रता केंद्र क्या होता है। अब आप पूछोगे, तो देखिए दर्पण जो हमारा होता है, दर्पण की त्रिज्या को, मान लीजिए कि ये जो होगा, तो ये गोलीय दर्पण होगा ना, ऐसे गोलीय दर्पण ऐसे होगा, मान लीजिए इस प्रकार से। तो इसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी। जब भी आप जानते हो कोई भी गोला बनता है तो उसकी त्रिज्या होती है, तो इसकी भी त्रिज्या होगी। तो ये जो त्रिज्या हो जाएगी, इसी को हम वक्रता केंद्र, इसके यही जो आपका पॉइंट हो गया ना, इसी को हम वक्रता केंद्र, जिसको हम सी से दर्शाते हैं। तो इसको हम बोलेंगे क्या कि गोलीय दर्पण के केंद्र को ही हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। और यहाँ पर इसके बीच की दूरी को, इसी के बीच की, यहाँ से पोल और यहाँ पर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। ये 3 नंबर पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। इसके और इसके बीच की दूरी यानी कि क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या में दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अब चलिए चौथा नंबर पॉइंट आपको बताते हैं। उसके बाद आपका आता है मुख्य अक्ष। अब बताइए मुख्य अक्ष क्या होता है। तो देखिए दर्पण के ध्रुव एम एन के बीच के
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोलेंगे ध्रुव तथा, यहाँ पर बोलेंगे ध्रुव तथा कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र के बीच की सीधी दूरी क्या कहलाती है? हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष। चलिए इतना आपको क्लियर हो गया। अब आपका आता है मुख्य अक्ष के बाद आपका आता है एक फोकस दूरी। क्या आता है? फोकस दूरी। क्या आता है? फोकस दूरी, ठीक है ना, फोकस दूरी या फिर फोकस बिंदु। फोकस बिंदु पहले पता कर लीजिए, तब आपका फोकस दूरी पता चल जाएगा, ठीक। फोकस बिंदु, तो देखिए फोकस बिंदु क्या होता है? ये वक्रता त्रिज्या है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वक्रता त्रिज्या तथा यहाँ पर पोल के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? इसके दूरी को हम आर से दर्शाते हैं। ये जो वक्रता त्रिज्या है ना, इसको हम आर से दर्शाते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी जो भी होगी, बीच की दूरी मान लीजिए कि ये होगी, इसी बीच की दूरी को, इसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं? इसी बिंदु को हम बोलते हैं फोकस बिंदु, जिसको हम क्या, किस चीज़ से दर्शाते हैं? एफ से दर्शाते हैं, ठीक है ना, फोकस बिंदु बोलते हैं। और इसके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक। इसको भी याद रख लीजिएगा। इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी, ठीक है। फोकस दूरी होता है। इतना आपको क्लियर हो गया अच्छे से? बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इतना क्लियर हो गया तो एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए ध्रुव होता है दर्पण के द्वारा एम एन के बीच की दूरी को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको पी से दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र पी तथा सी को मतलब गोलीय दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या ये हो गई कि वक्रता केंद्र तथा पोल के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। मुख्य अक्ष क्या हो गया? पोल और कर्वेचर से गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। फोकस बिंदु क्या हो गया? इसके और यानी कि कर्वेचर और पोल के बीच के दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु बोलते हैं। और फोकस दूरी क्या हो गई? यानी कि वक्रता त्रिज्या और यहाँ पर पोल के यानी कि ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी या फोकस बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। इसके मतलब ये जो आपका फोकस बिंदु आएगा यहाँ पर, इसके और इसके बीच की फोकस बिंदु और पोल के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको इतना समझ में आ गया। इतना समझ में आ जाएगा तो आपको प्रतिबिंब बनाने में आसानी होगी। चलिए अगला टॉपिक आपको बताते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताइए या फिर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताइए। ये क्वेश्चन हर साल मतलब कि 2 नंबर में पूछा जाता है और काफ़ी आसान है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी डायग्राम के साथ आपको बता देंगे। देखिए इसमें क्या बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण की फोकस दूरी बोलते हैं। जैसे हमारा अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से ही बनता है, ठीक है ना। अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से बनता है। मान लीजिए ये मुख्य अक्ष हो गया, इसका एम और एन नाम दे दिए, इसका हम पी दे दिए। डायग्राम भी आपको बनाना पड़ता है। तो मान लीजिए कि ये प्रकाश किरणें यहाँ से आई, यहाँ से भी आई, और यहाँ पर से आएगी तो इस साइड लौट जाएगी और ये कहाँ पर मिलेगी? फोकस पर मिलेगी, ठीक है ना, फोकस पर। तो इसी को क्या बोलते हैं? बोलेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी बोलेंगे, ठीक है ना। यानी कि कौन सा? मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली ये जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गुजर रही है, दर्पण से टकराने के पश्चात, किस दर्पण से? अवतल दर्पण के से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को अवतल दर्पण की फोकस बिंदु कहते हैं। ये फोकस बिंदु पूछता है, फोकस दूरी नहीं पूछता है। क्या पूछता है? फोकस बिंदु पूछता है। उस बिंदु को अवतल दर्पण की फोकस बिंदु कहते हैं, ठीक। इस प्रकार से आपने समझ लीजिए। अब चलिए एक इसी में पूछा जाता है किसका? ये अवतल का हो गया ना। अब पूछा जाता है उत्तल का, ठीक है ना, उत्तल का। तो उत्तल काफ़ी आसान है। उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु, ये दोनों दिया रहता है, दोनों का लिखना होता है डायग्राम के साथ, ठीक है ना, 2 नंबर में। उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु, उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु क्या होता है? देखिए मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उत्तल दर्पण की फोकस बिंदु कहते हैं। जैसे देखिए उत्तल दर्पण कैसा होता है? उत्तल दर्पण जो होता है बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, परावर्तक पृष्ठ इसका। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये पोल हो गया,
ये m और n द्वारा खो गए। अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका मुख्य अक्ष है ना, इसके समांतर गुजरने वाली प्रकाश किरण ये गुजरेगी तो ये इधर लौट आएगी और ये गुजरेगी तो इधर लौट जाएगी ना। अब जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मान लीजिए कि कहीं पर इधर आकर ये कट करेगी, ठीक है ना, पीछे की तरफ, तो इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु को ही क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण की फोकस बिंदु यानी कि एफ बोलते हैं। ये चीज़ें आगे इमेज बनाने में यानी कि प्रतिबिंब बनाने में आपको बहुत हेल्प करेगी। तो इसको आपने समझ लिया अच्छे से। इसके लिखने के लिए भी आता है, तो आप आसानी से डायग्राम के हिसाब से डेफिनेशन लिख सकते हो कि मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ये मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना, तो उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण की फोकस बिंदु बोलते हैं। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। कहता है प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के कौन कौन से नियम है? देखिए नियम तो ऐसे 4-5 है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा नियम नहीं बताऊंगा, केवल 2 नियम बताऊंगा और 2 नियम से आप कोई सा भी प्रतिबिंब बना सकते हो, इन 2 ही नियम से। और 2 ही नियम को आपको याद रखना है, ज़्यादा नियम आपको याद नहीं रखना है, ठीक है ना। और 2 ही नियम बताऊँगा, 2 ही नियम से कोई सा भी डायग्राम आ जाए, कोई सा भी प्रतिबिंब बनाने को आ जाए, आप बना सकते हो। देखिए कैसे, सबसे पहला आपका नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरती है। ये पहला नियम याद रखिएगा। 2 ही नियम बताऊंगा, उस पर कोई सा भी आप प्रतिबिंब बना सकते हो। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। ये प्रतिबिंब बनने के नियम है। क्या है? प्रतिबिंब बनाने के नियम, ठीक है ना, याद रखिएगा, प्रतिबिंब बनाने के नियम। इसी से आपका प्रतिबिंब बनेगा और बहुत ज़्यादा आसान है, केवल आप रुके रहिएगा, प्रतिबिंब बनने के आपको नियम बहुत आसान तरीके से समझा देंगे। और दूसरा नंबर देखिए, ये तो हो गया पहला नियम। 2 ही नियम आपको याद रखना है और 2 ही नियम से कोई सा भी प्रतिबिंब आप बना सकते हो, इवन मैं बनाकर दिखाऊंगा भी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि किससे, आपको बता दें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर फोकस से, हाँ कोई फोकस से। सबसे पहले बताएंगे कि यहाँ पर फोकस से मुख्य प्रकाश किरण फोकस से गुजरती हैं तथा बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये 2 ही नियम, 2 से 3 एक और है। एक, प्रकाश किरण को केवल सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार दीजिए, यानी कि वक्रता केंद्र से सीधे भेज देते हैं प्रकाश किरण को। तो 3 याद रख लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र से सीधे भेज देंगे, वक्रता केंद्र से सीधे भेज देंगे। तीन नियम याद रखोगे तो काफ़ी और आसान होगा। देखिए सबसे पहला क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु पर मिलती है। जैसे देखिए ये आपका है मुख्य अक्ष के समांतर ये आएगी प्रकाश किरण, दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ पर, फोकस बिंदु से गुजरेगी, इसी बिंदु से गुजरेगी, ये जो फोकस बिंदु है इसी से गुजरेगी। उसके बाद प्रकाश किरणें जब फोकस से गुजरती है, तो फोकस से, मान लीजिए कि यहाँ पर प्रतिबिंब है, वस्तु है, तो यहाँ पर प्रकाश किरण यदि फोकस से गुजरेगी तो बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी कुछ इस प्रकार से, ठीक। और एक प्रकाश किरण जो है सीधा वक्रता केंद्र से ही गुजरती है। इसको याद रखे या फिर ना रखे कोई दिक्कत ना है, क्योंकि ये बहुत कम ही पूछा जाता है। ये सीधा एक वक्रता केंद्र से गुजरेगी। देखिए आपको इसमें नहीं बताएंगे, ये नीचे बता देंगे। देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर ये गुजरेगी कहाँ से, फोकस से, और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक। और एक यहाँ पर देखिए ये वक्रता केंद्र से गुजरती है,
मान लीजिए फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगी, वस्तु हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ से वक्रता केंद्र से गुजरेगी और यहाँ पर इस प्रकार आएगी और फिर इसी प्रकार लौट जाएगी, अपने उसी माध्यम में लौट जाती है। तो ये 3 नियम हो गए और ये 3 नियम अगर आप याद रखते हो तो कोई सा भी प्रतिबिंब आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हो, क्योंकि उत्तल दर्पण में 2 प्रतिबिंब बनने के नियम मतलब कंडीशन होते हैं और अवतल दर्पण में 6 होते हैं। उनको भी अच्छे से आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत अभी नहीं होगी। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक। चलिए अब कुछ थोड़ा सा एडवांस चीज़ें समझ लीजिए कि उत्तल दर्पण जो होता है इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ये वस्तु से छोटा बनता है और हमेशा प्रतिबिंब जो होता है सीधा बनेगा उत्तल दर्पण में, ठीक है ना। और अवतल दर्पण में कोई गारंटी नहीं है, प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है छोटा भी बनता है, दोनों बनता है। लेकिन अवतल दर्पण की खास बात यह है कि 5 ऐसे कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, और 6वां कंडीशन 6 नंबर वाला जो कंडीशन है उसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है, ठीक है ना। तभी बताएंगे, जस्ट केवल आप याद रखिए कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा और सीधा बनता है, जबकि अवतल दर्पण में छोटा सीधा बड़ा सब बनता है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हो गई, इसको याद रखिएगा। अब कुछ चिन्ह परिपाटी समझ लीजिए, तब उसके बाद मैं आपको प्रतिबिंब बनाना सिखाऊंगा। चिन्ह परिपाटी ये है, देखिए ये आपका दर्पण हो गया, कोई सा भी दर्पण मान लीजिए ये हो गया, ठीक है ना। अब चिन्ह परिपाटी ये कहता है कि ये जो है मान लीजिए कि यहीं पर ये आपका क्या हो गया, दर्पण हो गया, ठीक। ये आपका दर्पण हो गया। अब चिन्ह परिपाटी ये कहता है कि आप जानती हो इस साइड जो होता है, इस साइड जो होता है आपका पॉजिटिव होता है, इस साइड आपका नेगेटिव होता है, इस साइड भी आपका पॉजिटिव होता है, इस साइड भी नेगेटिव होता है। ये आपका चतुर्थांश है, इस साइड भी नेगेटिव होगा। अब देखिए यहाँ पर जो भी वस्तुएं इस साइड रखी जाएंगी वो आपका निगेटिव हो जाएगा, और जो भी चीज़ें इस साइड होंगी वो चीज़ें आपकी पॉजिटिव हो जाएंगी। जैसे इधर ये अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी, ये अवतल दर्पण हमने बनाया है, ठीक है ना, अवतल दर्पण, तो इसकी फोकस दूरी इस साइड होती है, तो ये फोकस दूरी इस साइड होती है, तो जिस कारण इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और वस्तु हमेशा निगेटिव होंगी, क्योंकि वस्तु हमेशा बाएं तरफ ही रखी जाती है। तो वस्तु हमेशा आप याद रखिएगा, वस्तु हमेशा जो होती है वो निगेटिव होती है, ठीक। तो यहाँ पर फोकस दूरी भी इसकी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। फोकस दूरी निगेटिव हो जाएगी तो वक्रता त्रिज्या भी निगेटिव हो जाएगी। अब देखिए, अब इधर जो इसका प्रतिबिंब बनेगा लास्टवा वाला कंडीशन में, तो इधर एक पॉजिटिव बनता है। इसमें 6 कंडीशन है, 5 में निगेटिव प्रतिबिंब बनता है, यानी कि सीधा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और 6वें वाले में यहाँ पर इस साइड आता है आभासी करके, तो पॉजिटिव बनता है। तो ये समझ लीजिए कि इस साइड जो भी चीज़ें रहेंगी वो निगेटिव रहेंगी, और इस साइड जो भी चीज़ें रहेंगी वो आपका पॉजिटिव रहेंगी। और इस साइड भी प्रतिबिंब बड़ा छोटा बनाने के लिए आता है, तो इस साइड बनेगा ऐसे, तो प्रतिबिंब आपका पॉजिटिव बनेगा। और पॉजिटिव प्रतिबिंब बनता है वो जो प्रतिबिंब होता है आभासी प्रतिबिंब होता है। और मान लीजिए कि एक नीचे की तरफ बनेगा, और नीचे की तरफ जो प्रतिबिंब बनेगा वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि इधर माइनस साइन होता है, तो ऋणात्मक होगा, तो ये प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है ना, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक। चलिए इतना आपने समझ लिया कि जो ये चिन्ह परिपाटी इस प्रकार से है, तो इसके इस तरफ जो होगा वो आपका निगेटिव होगा, जो इसके इस तरफ होगा वो पॉजिटिव होगा। वहीं अगर बात करें इसमें, अगर ये अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण होता तो इसका फोकस दूरी इस साइड आता है, जिस कारण फोकस बिंदु इस साइड रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु जो होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण में फोकस बिंदु जो होता है, फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती हैं। ये पॉजिटिव हमने लिखा, यहाँ पर निगेटिव होगा, ठीक है ना, निगेटिव होती है। और यहाँ पर उत्तल दर्पण में जो होती है फोकस बिंदु या फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, याद रखिएगा ये 2 चीज़ें। और वस्तु हमेशा दोनों में ही निगेटिव रखी जाएंगी, किसी में भी। चलिए ये आपने पढ़ लिया। अब पढ़ लिया तो अब आइए हम क्या बनाना सीखते हैं, प्रतिबिंब बनाना सीखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए प्रतिबिंब सबसे पहले हम देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। प्रतिबिंब बनाना
उत्तल दर्पण द्वारा सबसे पहले देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो इसमें दो ही कंडीशन है प्रतिबिंब बनाने की। तो सबसे पहली कंडीशन आप देख लीजिए, सबसे पहली कंडीशन ये है कि इसमें सबसे पहले हम उत्तल दर्पण का देखिए डायग्राम बना देते हैं। इसमें जो होता है परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, ठीक है ना। ये हमारा उत्तल दर्पण का डायग्राम हो गया। अब यहाँ से ये मुख्य अक्ष खींच देंगे और इसका नाम दे देंगे एम और इसका नाम दे देंगे एन। ये हमने आपको पहले ही समझा दिया था इसी कारण। अब इसका ये जो बिंदु हो गया ये पोल हो गया, यानी कि ध्रुव हो गया। इसके बाद यहाँ पर त्रिज्या इसकी जो हो जाएगी बीच की, उसको हम सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसके और इसके बीच की दूरी को हम एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने में सबसे पहला क्या होता है, अनंत से सबसे पहले में भेजते हैं। अनंत से प्रकाश किरणों को भेजेंगे। दो ही कंडीशन है। इधर देखिए, इधर हम अनंत से भेजेंगे, यहाँ पर ये अनंत हो गया और यहाँ पर ये पोल हो गया। अब देखिए अनंत से भेजेंगे तो अनंत से भेजने पर प्रकाश किरणें कहाँ पर जाकर यहाँ से इधर टकरा कर आ जाएंगी, यहाँ से इधर टकरा कर चली जाएंगी, इधर चली जाएंगी, ठीक है ना। तो इधर चली जाएंगी तो यहाँ पर कहाँ पर आएगी, मिलती हुई प्रतीत आएंगी। कहाँ पर, फोकस बिंदु पर। तो अनंत से जब भी प्रतिबिंब यहाँ पर अनंत में, जब भी अनंत पर कोई वस्तु होगी, कौन से दर्पण में, उत्तल दर्पण में, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, हमेशा फोकस बिंदु पर बनेगा। जब भी हम अनंत पर उत्तल दर्पण में वस्तु रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा फोकस बिंदु पर बनेगा। सबसे पहला कंडीशन यही है। दूसरा कंडीशन है, अब देखिए अब दूसरा है, इसी तरीके से इसको हम पोल, इसको एम, इसको एन, इसको सी और इसको एफ डिनोट कर देंगे। अब ये जो हो जाएगा हमारा अनंत हो जाएगा। अब इसमें दो ही है, एक अनंत है और एक पोल है। तो एक बार हमने अनंत पर रख दिया, अब एक अनंत और पोल के बीच में कहीं पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी रख सकते हैं, ठीक है ना। अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर रख दिया, यहीं पर हमने वस्तु रख दिया, ठीक, यहीं पर वस्तु रख दिया। अब यहाँ से जो प्रकाश किरणें गुजरेंगी इस प्रकार से, तो इस तरीके से लौटेंगी और ये फोकस से मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक। उसके बाद एक प्रकाश किरण जाएगी इस तरीके से मुख्य अक्ष के सामने से। अब यहाँ पर फिर ये भी लौटेगी, लेकिन यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत आएंगी फोकस कर्वेचर पर, जिसके कारण यहाँ पर कट होगा और यहाँ पर कट होगा तो यहाँ पर सीधा प्रतिबिंब बन जाएगा। फिर से समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लीजिए। देखिए काफ़ी आसानी तरीके से समझाते हैं। देखिए ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है ना। उत्तल दर्पण हो गया। आप देखिए ये जो हो जाएगा आपका पोल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फोकस, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अनंत हो जाएगा। तो अनंत और पोल के बीच में कहीं पर रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हमने रख दिया, तो यहाँ पर से आकर इस तरह टकरा कर चली जाएंगे, क्योंकि यह परावर्तक पृष्ठ है, इधर भेज देगा टकरा कर। अब यहाँ पर फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, यहाँ पर फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। अब जैसे हमने बताया, एक प्रतिबिंब, एक किरण जो हम भेजते हैं मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं जो फोकस पर जाती हैं, और एक किरण भेजते हैं कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक सामने। यहाँ पर भेजेंगे तो यहीं पर से लड़का सेम इसी दिशा में चली आएंगी। अब यहाँ पर आ जाएंगी तो यहाँ पर हम मिलाते हुए प्रतीत करवाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कट हो रहा है, यहाँ पर कट हो रहा है आभासी, तो यहीं पर हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। मान लीजिए कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये ए डैश और ये बी डैश बन जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के तरीके अच्छे से, ठीक। दो ही होते हैं, दो ही आपको अच्छे से समझना है। अब चलिए अवतल दर्पण के 6 होते हैं, 6 को देख लेंगे, अच्छे से निपटा देंगे आज के इस वीडियो में 6 को भी। चलिए अच्छे से देखिए, एक भी डाउट इस चैप्टर से आपके नहीं रहने देंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनने की स्थिति। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति। देखिए सबसे पहले हम क्या फर्स्ट स्थिति देखेंगे। फर्स्ट स्थिति में नोट करते चलिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अवतल दर्पण हम बनाएंगे, ये हमारा हो गया कौन सा दर्पण,
अवतल दर्पण। ठीक, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष खींच लेंगे। मुख्य अक्ष हमने खींच लिया। अब ये हमारा पोल हो गया यानी कि ध्रुव, ये हमारा फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया सी। आप देखिए ये हमारा इसके बाद की जो दूरी आएंगी इसको हम क्या बोलेंगे, अनंत यानी कि इनफाइनाइट बोलेंगे। ठीक, ये वक्रता केंद्र के बाद की दूरी जितनी भी होगी, कितनी भी दूरी होगी उसको हम अनंत मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, और वक्रता केंद्र के ठीक बाद की दूरी को हम अनंत मान लेते हैं। ठीक, अब चलिए यहाँ पर इतना क्लियर हो गया। तो सबसे पहली कंडीशन आप समझ लीजिए, इसको हम थोड़ा रख देते हैं साइड में। ठीक, सबसे पहले समझिए, जब भी जो हमारा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब अनंत पर रखा जाएगा, तो हमारा अनंत पर रखा जाएगा तो फोकस पर बनेगा। ठीक है ना, जब भी अनंत पर रखा जाएगा तो फोकस पर बनेगा, और अनंत पर जब भी हम रखेंगे तो फोकस पर बनेगा। अनंत और कर्वेचर के बीच में रखेंगे, अनंत और कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो फोकस और कर्वेचर पर बनेगा। कर्वेचर पर रखेंगे तो कर्वेचर पर ही प्रतिबिंब बनेगा। कर्वेचर और फोकस के बीच रखेंगे तो कर्वेचर और अनंत यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। और यहाँ पर फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। ठीक, और फोकस के बाद फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो दर्पण के पीछे बना देगा प्रतिबिंब। क्या समझाया हमने, नहीं समझा आप लोग? तो देखिए, जब भी हम अनंत पर रखेंगे, अनंत पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा बनेगा फोकस पर। कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। अनंत और कर्वेचर के बीच रखेंगे तो फोकस और कर्वेचर के बीच बनेगा। कर्वेचर पर रखेंगे तो कर्वेचर पर ही बन जाएगा। कर्वेचर और फोकस के बीच रखेंगे तो यहाँ पर किस पर बनेगा, कर्वेचर और अनंत के बीच बनेगा। और फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बन जाएगा। और फोकस और पोल के बीच रखेंगे तो दर्पण के पीछे बन जाएगा। यानी कि इधर से इस साइड चलना है और इधर से इस साइड चलना है। बहुत ज़्यादा आसान है। इधर से इस साइड चलोगे तो अनंत पर रखोगे तो फोकस पर, अनंत और कर्वेचर पर आओगे तो फोकस और कर्वेचर पर, कर्वेचर पर तो कर्वेचर पर, कर्वेचर और फोकस पर तो अनंत और कर्वेचर। इस प्रकार से इधर से इस साइड चलना है तो इधर से इस साइड चलना है। ठीक, तो ये हमारा प्रतिबिंब बनने के 6 कंडीशन है इसमें। तो आइए हम बनाकर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम कहाँ पर रखेंगे, वस्तु को अनंत पर रखेंगे। वस्तु हमारी हो गई अनंत पर। अब अनंत पर आएगी तो वस्तु हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अनंत पर जैसे ही हम वस्तु को रखेंगे तो मान लीजिए कि इस पर से यहाँ से ऐसे आएगा, फिर यहाँ से भी ऐसे। ठीक है ना, अब ये जाते हुए कहाँ पर जाएगा, ये हमारा जाएगा फोकस पर। ये पहला प्रतिबिंब, पहला कंडीशन में अनंत पर जब हम रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बन गया, फोकस पर बन गया। अब दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन में हमने क्या बताया, देखिए दूसरा कंडीशन में हमने बताया अनंत और कर्वेचर के बीच रखने को। कहाँ पर, अनंत और कर्वेचर के बीच रखने को। तो देखिए अनंत और कर्वेचर के बीच हम रखेंगे। अनंत और कर्वेचर के बीच जैसे ही हम प्रतिबिंब को रखें, वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सबसे पहले तो इस तरीके से सीधे जाएगा और दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरेगा। फिर एक डायरेक्ट किरण फोकस से गुजरेगी और मुख्य अक्ष के कहाँ पर, समांतर हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर रखा हमने, अनंत और यहाँ पर कर्वेचर के बीच। तो हमारा कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, फोकस और कर्वेचर के बीच। देखिए यहाँ पर फोकस और कर्वेचर के बीच हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। फोकस और कर्वेचर के बीच कहीं पर भी बन जाएगा। तो देखिए फोकस और कर्वेचर के बीच हमारा प्रतिबिंब बन गया। ठीक, ये 2 आपका हो गया। अब चलिए तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा कंडीशन आपका क्या कहता है, तीसरा कंडीशन है, देखिए सबसे पहले इसका हम डायग्राम बना देते हैं। अब देखिए डायरेक्ट एक हम क्या रख देंगे, इसको कर्वेचर पर ही रख देंगे। अब अनंत पर रख दिए, अनंत और कर्वेचर के बीच रख दिए। अब सीधा हम किस पर रखेंगे, कर्वेचर पर रखेंगे। अब कर्वेचर पर रखेंगे तो यहाँ से भी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और किरणें फोकस से गुजरेंगी। सॉरी, कहाँ से गुजरेगी किरण, फोकस से गुजरेगी आपकी। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ से जाएगी फोकस से और यहाँ पर आएगी कर्वेचर। ठीक, ये देखिए यहाँ पर बन गई, ये प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। थोड़ा ये देखिएगा बनाकर, एग्जैक्ट यहीं पर नहीं बनता है, इसको बरियारी बनाया जाता है। ठीक है ना, एग्जैक्ट कर्वेचर पर नहीं बनेगा, बनाकर देख लीजिएगा। मैं बहुत बार बनाया था 10th में, लेकिन यहाँ पर नहीं बना था। तो देखिए यहाँ पर ये कर्वेचर पर बन जाएगा। अब चलिए 3 कंडीशन हमने देख लिया। अब चौथा कंडीशन हम देखते हैं। चौथा कंडीशन क्या है, चौथा कंडीशन देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण।
अब देखिए ये अनंत हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या रख दिया, कर्वेचर पर रख दिया। कर्वेचर और फोकस के हम बीच रखेंगे, कर्वेचर और फोकस के बीच जैसे ही हम वस्तु को रखेंगे तो कहाँ पर बनेगा, देखिए आपको बनाना नहीं है, आपको पता नहीं करना है कहाँ पर बनेगा, आप सीधा प्रकाश किरणें भेजिए। देखिए यहाँ पर हमने भेजा, यहाँ से भेजा तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और फोकस से गुजरेगी, ठीक है ना। और एक प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी और यहाँ से टकराते हुए इस तरीके से आएगी, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया इस प्रकार से, तो यहाँ पर बन रही है। तो देखिए हमने जैसे ने बताया था कि जब कर्वेचर और फोकस के बीच रखोगे तो अनंत और कर्वेचर के बीच बनेगा। तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब ये बन गया, ये चौथा कंडीशन हमारा हो गया। अब देखिए पांचवा कंडीशन हमारा क्या है, देखिए ये हमारा पांचवा कंडीशन क्या है, जब हमने देखिए ये अनंत हो गया, हमने कहाँ पर रख दिया, कर्वेचर और फोकस के बीच रख दिया। अब इसमें क्या रखेंगे, हम फोकस पर ही रखेंगे। फोकस पर रखेंगे तो यहाँ से गुजारेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, फिर फोकस से लौटेगी प्रकाश की किरण, ठीक परावर्तित होकर। अब चलिए, अब यहाँ पर इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर फिर क्या मैंने बताया कि अब जब इस पर रख देते हो तो आपको किससे भेजना चाहिए, जिससे भेजना चाहिए, किससे, कर्वेचर से। कर्वेचर से डायरेक्ट भेजोगे, देखिए कर्वेचर से हम डायरेक्ट भेजेंगे, कर्वेचर से भेजेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा हम इसको अच्छे से बना देते हैं। ये हमारा वस्तु हो गया। अब देखिए कर्वेचर से भेजोगे, ये आपका कर्वेचर है, तो कर्वेचर से जैसे ही प्रकाश भेजोगे तो जैसे मैंने बताया कि टकरा के सीधा ही लौट जाता है। तो इधर से भेजोगे तो उधर से लौट आएगा, लौटेगा तो मान लीजिए इस प्रकार से डॉट डॉट करते करते कहीं पर, अब देखिए ये कहीं पर मिलेगा क्योंकि दोनों के बीच की दूरी समान हो गई, एक बराबर दूरी हो गई दोनों के बीच की, तो ये कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो ये हम मान लेंगे कि कहाँ पर बनेगा, अनंत पर हमारा इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मैंने बताया कि फोकस पर रखोगे तो अनंत पर बनता है, तो ये हमारा मान लेंगे कि अनंत पर ये इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। और अनंत पर बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, अभी बताऊंगा कहाँ पर कैसा बनेगा, कौन कहाँ पर कितना बड़ा, कैसा छोटा बड़ा, सब बताऊंगा। देखिए इसमें भी समझना होता है। चलिए अब देखिए यहाँ पर छठवां कंडीशन, छठवें कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पोल, यहाँ पर फोकस, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर इन्फिनाइट। अब फोकस और पोल के बीच में रख देंगे, तो फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो फोकस से गुजरेगी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर एक कर्वेचर से भेजेंगे, कर्वेचर से भेजेंगे तो यहाँ से भेजेंगे ऐसे, यहाँ पर लौट जाएगी किस तरफ, पीछे की तरफ ऐसे लौट जाएंगी टकरा कर। अब ये जो यहाँ पर आएंगी तो ये जो कहाँ पर मिलेगी, इधर तो कहीं पर मिलेगी नहीं क्योंकि फैलते हुए जा रही है, और फैलते हुए जा रही है तो और ज़्यादा फैलेगी। तो यहाँ पर कहीं पर मिलती हुई इसको हम मिला देंगे, यहाँ पर मिलेगी तो मान लीजिए कि यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा सीधा। अभी तक आपके सारे प्रतिबिंब इसके जो बनते थे, यहाँ पर भी उल्टा, यहाँ पर भी उल्टा, हर जगह उल्टा प्रतिबिंब बनता था, देख लीजिए। लेकिन यहाँ जो है यहाँ पर भी उल्टा बनेगा, लेकिन यहाँ पर सीधा प्रतिबिंब बना है। जैसे मैंने बताया लास्ट वाले कंडीशन में सीधा प्रतिबिंब, सीधा और बड़ा बनेगा लास्टवा में, और पाँचवा नंबर में उल्टा और सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इसमें वस्तु से बड़ा बनेगा, ये वस्तु के आकार का बनेगा, इसमें वस्तु से छोटा बनेगा, और इसमें वस्तु से बहुत छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आप याद कर लीजिए दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अब आपका अगला टॉपिक आता है दर्पण सूत्र। अब आता है कौन सा, दर्पण सूत्र आता है अगला टॉपिक, ठीक। दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला। दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर, इसका डेरिवेशन अब नहीं पूछता है क्लास 10th में, तो डेरिवेशन का कोई मतलब वो ना रखिएगा। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र होता है। जहाँ f जैसा मैंने बताया, f क्या है, फोकस दूरी है, क्या है, फोकस दूरी। उसके बाद यहाँ पर भी क्या है, भी जो है आपका प्रतिबिंब की दूरी है, क्या है, प्रतिबिंब की दूरी।
उसके बाद यहाँ पर u क्या है, u आपका जो है, u जो है आपका क्या है, वस्तु की दूरी है। किस चीज़ की, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ये आपका दर्पण फार्मूला यानी कि मिरर्स फार्मूला हो गया, इसको याद कर लीजिएगा। क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसको हम आगे की वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक। याद रखिएगा यहाँ पर f जो है फोकस दूरी है, v जो है प्रतिबिंब की दूरी है, और यहाँ पर u जो है वस्तु की दूरी है। और वस्तु की दूरी आप जानते ही हो हमेशा निगेटिव रखा जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक। चलिए, और फोकस दूरी दर्पण के हिसाब से चेंज होगी। अगर अवतल दर्पण होगा तो उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, उत्तल दर्पण हो गया तो उसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी। और प्रतिबिंब आप बनाओगे इमेज जहाँ पर जाएगा वहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव डिसाइड होगा, ठीक। चलिए, यहाँ पर ये आपको नोट कर लेना है। अब आपका आता है आवर्धन। आवर्धन निकालने के लिए इसलिए आता है, आवर्धन से आप निकाल लोगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है। तो आवर्धन m बराबर होता है h-h। जब भी वस्तु की ऊंचाई दी रहेगी तब इससे निकाल दिया जाता है। और फिर होता है बराबर v/u, इससे भी निकाल सकते हो। जहाँ पर m छूट जाएगा h-m/h, v/u से आप निकाल लीजिएगा आवर्धन। इसमें ये पता चल जाएगा कि वस्तु जिस ऊंचाई की थी उस ऊंचाई का ही प्रतिबिंब बना है, या फिर उससे बड़ा बना है, या फिर उससे छोटा बना है। h डैश जहाँ पर जो है, h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, दूरी नहीं ऊंचाई, ठीक है ना, ऊंचाई हो जाएगा। उसके बाद h जो हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई हो जाएगा, और वस्तु की ऊंचाई से आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई अधिक आ जाए तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना, वस्तु की ऊंचाई हो गया। उसके बाद भी जानते ही हो प्रतिबिंब की दूरी हो गया, प्रतिबिंब की दूरी, और u आपका क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी। तो इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया, ये पार्ट आपका ख़त्म हो गया। उसके बाद आपका अगला पार्ट चलेगा अपवर्तन वाला, तो ये पार्ट आपको अगली वीडियो में बताएंगे। और हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के स्टूडेंट बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।